Hello everyone, this is Anjali, your business studies subject teacher. Today we are going to start an important chapter, that is chapter number 5, organizing, from VK Publishers. So let's get started. First of all, we will learn what do you mean by organizing. Organize वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हम ये ऑर्गेनाइज वर्ड यूज़ करते हैं. एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे स्कूल में, तो ऑर्गेनाइज मीन्स बेसिकली द अरेंजमेंट्स. तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि जब भी आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी अरेंजमेंट्स करते हैं. फर्स्ट आप अरेंज करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज. अगर हम बात करें स्पोर्ट्स डे फंक्शन की या एनुअल फंक्शन की, तो उसके लिए आपको चेयर्स चाहिए, टेबल चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए, तो वो सारे ही क्या हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज. मोर ओवर एक फंक्शन को करने के लिए हमें कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स फंड्स चाहिए, मनी चाहिए, सो दैट कि हम प्रॉपर अरेंज कर सके. तो जैसे कि कैटरिंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, प्रॉपर फर्नीचर के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट, ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग होता है, अगर हम बात करें लेबर या एम्प्लॉयज़. फिजिकल रिसोर्सेज प्रोडक्टिव नहीं है जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करते, या यू कैन से कि उसको वो यूज़ करके एक प्रॉपर, हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर फंक्शन, स्मूथ फंक्शन हम नहीं कर पाते. तो ह्यूमन रिसोर्सेज या यू कैन से एम्प्लॉयज़ या इंसानों के बिना, ह्यूमन बींग्स के बिना ये क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं की जा सकती. जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी. और ड्यूटीज़ किसकी होगी, ऑब्वियसली टीचर्स की आप बोल सकते हैं, वहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी हो सकती है. तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व है. नाउ वी विल टॉक ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी. एक कंपनी में भी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है बाय द मैनेजर, बिकॉज वो मैनेज करना चाहता है हर एक थिंग्स को. कैसे वो मैनेजमेंट करता है, उसको भी प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग में उसने डिसाइड कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव है, अब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं. तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा है. अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या अरेंज करेगा. फर्स्टली वो फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करता है. ऑब्वियसली रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो ये सारे किसका पार्ट है, फिजिकल रिसोर्सेज का. नेक्स्ट, फंड्स भी चाहिए. विदाउट फंड्स अरेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते. मैनेजर जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकता. और उसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे कि मैनेजर के नीचे बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं. अब रॉ मटेरियल, मशीनरी का कोई बेनिफिट नहीं अगर वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, एम्प्लॉयज़ वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली इन सभी को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, सो दैट कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. सो लेट्स मूव टू आवर बुक. लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द बुक. ओके, सो as per VK Publisher book, organizing can be defined as identifying and grouping the different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish the most productive relations for the achievement of the specific goals of the organization. Which means ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने काम कौन कौन सा करना है. काम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम करेंगे ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का मतलब होता है जो सेम कैटेगरी से कंसर्न्ड है, हम उसको एक ही कैटेगरी में डाल देंगे. जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जॉब्स हैं, हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल देंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो एज पर आवर बुक ऑर्गेनाइजिंग कहती है कि सबसे पहले हमने
एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन सा काम करेंगे। फिर अगर सिमिलर नेचर की है तो हम उसको एक ही कैटेगरी में डाल देंगे। आफ्टर दैट हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको इकट्ठा लेकर आएंगे, उनको इस तरीके से हम ऐड ऑन करेंगे, इस तरीके से अरेंज करके यूज़ करेंगे सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. So first important point related to the organizing is identifying and grouping of the activities. Second point is concerned with the physical, financial and human resources arrangements are done in the organizing. Third main important point that I am going to discuss in this definition. So this definition is given by George R. Terry. So organizing is the establishing of effective authority relationship among selected work persons and workplaces in order for the group to work together efficiently. Which means organizing में हम basically क्या करेंगे, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स भी हम क्या करते हैं, establish करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे अब ये अथॉरिटी रिलेशनशिप होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी रिलेशनशिप. अथॉरिटी मीन्स बेसिकली अ पावर टू टेक डिसीजंस. डिसीजन मेकिंग पावर को आप बोल सकते हैं कि उस पर्सन के पास अथॉरिटी है. और ऑर्गेनाइजिंग में भी हम यही करते हैं. प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये वाला ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग में हमने अरेंजमेंट्स की, क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी सेटअप कर रहे हैं. अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होता है, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा. बेसिकली हम पोस्ट आइडेंटिफाई करें, डेजिग्नेशन को देख रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बॉस है, कौन उसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो हम चेकआउट करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप में. अब जो रिलेशनशिप्स बनाए गए हैं वो किस किस में बनाया गया है, अमंग द सिलेक्टेड वर्क के अगेंस्ट. अब कौन कौन सा वर्क किया जाएगा, कौन कौन से पर्सन्स काम करेंगे, कौन कौन सी प्लेस पर काम किया जाएगा, सो दैट कि हम क्या कर सके, हम अपने पूरे का पूरा काम बहुत एफिशिएंटली कर सके. नाउ एफिशिएंटली मीन्स हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द मिनिमम कॉस्ट को कम करेंगे और अपना हर एक काम परफेक्ट करेंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंजमेंट ही इस तरीके से कर रहे हैं कि काम एफिशिएंटली हो जाए, चाहे वो पर्सन से कंसर्न्ड है, चाहे वो वर्क से कंसर्न्ड है, बिकॉज हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई भी किया कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करेंगे, कब करेंगे, कौन सी प्लेस पर करेंगे, वो भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एज वेल एज efficiently. So I hope everything is clear about the organizing. So in next two paragraphs you can see that we have already discussed about the organizing definition and meaning. So here the organizing refers to arranging everything, जिसमें हम हर एक चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, whether it's funds, whether we are talking about the physical resources और द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हम हर एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं सो दैट कि हम प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कॉस्ट को कम से कम कर सकें. तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन, और एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हमने इस एग्जांपल को कर लिया था. तो इस एग्जांपल में लिखा गया है कि अगर आपका जो स्कूल है वो प्लान कर रहा है कि हम स्पोर्ट्स डे फंक्शन करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी. ठीक है, आफ्टर दैट उन रिसोर्सेज भी अरेंज किए जाएंगे, प्रॉपर रिपोर्ट कौन किसको करेगा, पेंडिंग वर्क किस तरीके से किए जाएंगे. तो सारी की सारी अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं दिस इज ऑर्गेनाइजिंग. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मीन्स if we want to do the arrangements we have to follow some steps. These steps, the procedure for the organizing will be as follows. So firstly we will identify a division of work. So we have to identify the work, what are the various activities are going to be done, and we will divide the work among the different employees.
इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस। सबसे पहले हम अपने वर्क को देखेंगे कि कौन सा काम है, कितने काम हैं हमारे पास, और हम उन सारे के सारे काम को डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही पर्सन को 10 पर्सन्स का काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ओवरबर्डन हो जाए। नो, हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने का मेन पर्पस इसका यही है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन ओवरबर्डन हो जाए, और सेकेंडली यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हम अवॉइड करना चाहते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम वर्क प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर एक कंपनी है, कंपनी में प्रॉपर वर्क डिवाइड नहीं किया गया अमंग द एम्प्लॉयज़, तो उस केस में हो सकता है कि डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ जाए। सो डुप्लीकेशन से बचने के लिए और हम एक्स्ट्रा बर्डन भी किसी पर ना डालें, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डिवाइड द वर्क। ओके, हेयर यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में कैशियर का काम होता है कैश की पेमेंट करना या कैश डिपॉजिट करना, राइट। सिमिलरली किसी एक पर्सन का काम होता है चेक को रिसीव करना, किसी एक पर्सन का काम होता है कि चेक को इशू करना, चेक बुक इशू करना। तो इस तरीके से हर एक पर्सन को क्या किया गया, काम डिवाइड किया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क को पहले आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से काम हैं, फिर उनको अमंग द एम्प्लॉयज़ डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन क्या होती है, हमने जो वर्क डिवाइड किया गया है, अब ऐसा हो सकता है कुछ सिमिलर नेचर का भी वर्क हो। सिमिलर नेचर का वर्क होने का मतलब जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड 20 जॉब्स हैं, तो आप उसको एक ही डिपार्टमेंट में डाल देंगे। एक ही डिपार्टमेंट में डालने का मतलब आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर डाल सकते हैं। सिमिलरली सेल से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो सिमिलर नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक एक डिपार्टमेंट में कैटेगराइज करना, ग्रुपिंग करना, हम उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन, राइट। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन भी दो टाइप से किया जा सकता है, दो बेसिस पर किया जा सकता है। फर्स्ट है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, सेकेंड है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। First of all, you will learn what is the main difference between both these terms. First is functional departmentation. Functional departmentation वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है। I again repeat, functional departmentation is followed where a company is dealing with only one product. ओनली सिंगल प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रही है। और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन वहाँ की जाती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट ना हो, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील किया जा रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल कि एक कंपनी टेक्सटाइल में भी डील कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर रही है, मेडिसिन में भी कर रही है, कॉस्मेटिक्स में भी कर रही है, और एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर में कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी में कर रही है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर डिपार्टमेंटेशन कौन सी की जाएगी, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एक्सप्लेनेशन कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होती है। एज वी नो, इन अ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर फ्यू फंक्शंस जस्ट लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग किया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। हियर यू कैन सी अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो सारी कैटेगरी को हम एक ही डिपार्टमेंट में डाल देंगे। वो किससे कंसर्न होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो उसको बोलते हैं हमने फंक्शन के बेस पर एक डिपार्टमेंट जनरेट किया और उस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर दी। ओके, हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर। कहते हैं जितनी भी जॉब्स है प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन।
नेक्स्ट इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट में नहीं, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के एक डिवीजन नहीं है, उसके एक से ज़्यादा डिविजन्स हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब इसमें कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ किस तरीके से किए जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन, सेल्स या मार्केटिंग रिलेटेड टू टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ही ग्रुपिंग की जाएगी, उसको हम फुटवेयर डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। अगर कोई ऐसी जॉब्स हैं जो कि यू कैन से कि प्रोडक्शन या मार्केटिंग से कंसर्न्ड है ऑफ द फुटवेयर, तो हम उसको सिर्फ फुटवेयर डिपार्टमेंट में ही डाल सकते हैं, उससे अलग डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। Here you can see examples. If the organization is producing cosmetics, textile, medicines, and then the jobs related to production, sales and marketing of the cosmetics, कहते हैं आप उसको किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, आप उसको ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट। अगर आप कॉस्मेटिक से कंसर्न कर रहे हो बातें, तो वो आपकी कौन से डिपार्टमेंट में आ जाएगी, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में। अगर आप जॉब्स या कुछ हैं जो टेक्सटाइल से कंसर्न है, तो आप उसको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में डालो, राइट। तो इसको बोलते हैं हम डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। हेयर वी आर डीलिंग इन ओनली वन प्रोडक्ट, here we are dealing in more than one products, right? So here grouping is done on the basis of the function. Function means production, sales, marketing, finance, human resource, and here the grouping is done on the basis of the division, right? Division means जहाँ पर हम अगर टेक्सटाइल से कंसर्न है तो टेक्सटाइल में डालिए, मार्केटिंग से कंसर्न है तो मार्केटिंग में डालेंगे। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर दैट अगर हमने एक्टिविटीज़ देख ली कि काम कौन सा करना है, काम को डिवाइड भी कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बना दिए, उसके बाद हमें ड्यूटीज़ असाइन करनी पड़ेगी कि कौन कौन सा काम करेगा। उसके लिए हम जहाँ पर ड्यूटीज़ लिखते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि इस जॉब में जो भी पर्सन इन्वॉल्व होगा उसकी ये राइट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। लास्ट पॉइंट इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू टास्क। तो फोर्थ मेन स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का यही है कि हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सारा हम इसी में इस पॉइंट में डिस्कस किया जाता है। तो ये भी ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। हेयर 2-3 क्रक्स आर गिवन एंड यू हैव टू अंडरलाइन दीज क्रक्स फॉर दिस पॉइंट। सो हेयर यू कैन सी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इस पॉइंट में हम एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मीन्स आप रिपोर्ट किसको करेंगे, आपका हेड कौन है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। सो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर मीन्स बड़ा, सबॉर्डिनेट मीन्स जो उसके अंडर काम कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। मोर ओवर चेन ऑफ कमांड देखी जाती है। हेयर द कमांड मीन्स ऑर्डर, कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा, एवरीथिंग विल बी डन इन दिस स्टेप, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, दैट इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन में भी हम क्या करते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर एक ऊपर वाला पर्सन है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन वो ए से कर रहा है, आफ्टर दैट ए वाला पर्सन बी से कर रहा है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के चैनल को हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। तो ये एक चेन को क्यों फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि टॉप से मिडल, मिडल से लोअर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। सो इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हु विल रिपोर्ट टू whom। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। दिस इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। Thanks for watching video.